भोर हुई तो शास्त्री जी अभ्युदय के कमरे में पहुंचे। उन्होंने कमरे की लाइट जलाई और देखा कि अभ्युदय अभी भी सो रहा था। वे धीरे से उसके सिरहाने बैठ गए। पहले तो उन्होंने उसके माथे को चूमा, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मुझे कल ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी शैलजा भी अभ्युदय के कमरे में आई और शास्त्री जी से बोली, आपकी दी हुई परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती। जो उसने किया था वही ठीक था। तुम शायद सही कह रही हो, शास्त्री जी बोले। दोनों की आवाज़ सुनकर शक्ति जाग उठा और बोला, आप दोनों सुबह होते ही यहाँ हाजिर हो गए। रात को मारे चिंता के सोए भी या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं बेटा शक्ति, हम दोनों को वैसे भी भोर में उठने की आदत है। जाग गए थे तो सोचा अभ्युदय को देख आएं। शैलजा बोली, तब ठीक है, वैसे भैया भी ठीक है। दवा खाने के बाद उन्हें गहरी नींद आ गई थी। बीच में शायद एक बार उठे थे तो फिर मैंने उनका सिर दबाया और वे फिर से सो गए थे। शक्ति बोला, बहुत अच्छा बेटा, इसी तरह अपने बड़े भाई का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा उसका ख्याल रखना। शैलजा बोली, डॉक्टर ने क्या कहा कल, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? शास्त्री जी ने शक्ति से पूछा। ना ताऊ जी, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। माथे का जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है और हाथ में भी उतनी चोट नहीं आई थी। वो डॉक्टर ने हाथ में प्लास्टर इसलिए बांध दिया कि हाथ में थोड़ा स्पॉट बना रहे। शायद हाथ की मांसपेशियां थोड़ी डैमेज हो गई थी। शक्ति बोला, तब ठीक है। मैं तो यूं ही बेफिजूल परेशान हुए जा रहा था। शास्त्री जी बोले, ताऊ जी, अब आपको दिक्कत ना हो रही हो तो मैं भी थोड़ी देर और सो लूं। शक्ति ने दीवार घड़ी की ओर देखते हुए कहा, हाँ हाँ सो जाओ बेटा, अभी तो केवल 4:30 ही बजे हैं। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। अभ्युदय को तो अभी आराम की सख्त जरूरत है, शास्त्री जी बोले। और फिर इतना कहकर शास्त्री जी शैलजा के साथ अभ्युदय के कमरे से चले आए। 1-2 घंटे बाद जब दोनों भाई सोकर उठे तो शैलजा दोनों से बोली, चलो दोनों हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने आ जाओ, फिर अभ्युदय को दवाई भी तो खानी है। हाँ ताई जी, मुझे किसी काम से बाहर भी जाना है, इसलिए नाश्ता करके मैं निकल जाऊंगा। शक्ति बोला, तुझे ऐसा भी क्या जरूरी काम आन पड़ा जो तू ऐसी हालत में अपने भाई को छोड़कर बाहर जाना चाहता है? शैलजा बोली, कोई जरूरी काम है, बस आपसे बाहर जाने की इजाज़त चाहता हूँ। शक्ति बोला, जरूरी काम है तो चला जा, लेकिन जल्दी लौट आइयो, यहाँ अभ्युदय को तेरी ज़रूरत है। शैलजा बोली, हाँ बस दोपहर तक लौट आऊँगा। शक्ति बोला, और फिर क्या था? शक्ति नाश्ता करके बाहर निकल गया और शहर से दूर एक दारू के ठेके पर जा पहुंचा। वहां 2-3 लड़के शक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शक्ति वहां पहुंचा, उन लड़कों में से एक बोला, यार बड़ी देर कर दी, हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो बुढ़िया छोड़ नहीं रही थी, कह रही थी, मेरे बेटे का यहाँ ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, जैसे मैं उसके बाप का नौकर हूँ। शक्ति बोला, तो उनका नौकर ही तो है, उनके दिए हुए टुकड़ों पर ही तो पल रहा है। उनमें से एक बोला, ये सब मेरी माँ का किया कराया है, आप तो मरकर चली गई और ये सब झमेले मेरे लिए छोड़ गई। शक्ति बोला, यार अपनी माँ के लिए तो ऐसा मत बोल। उनमें से एक बोला, वो माँ नहीं दुश्मन थी मेरी, जिसने बुढ़ापे में उस लल्लन से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे उस घर का गुलाम बना दिया। शक्ति बोला, अच्छा ये सब छोड़, पहले ये बता वो कैसा है जिसकी हम सबने कल रात ठुकाई की थी? एक ने पूछा। तब शक्ति बोला, यार शिवराज, ऐसा मारा जाता है क्या किसी को? क्यों, ज्यादा चोट लग गई क्या? शिवराज ने पूछा। तब शक्ति बोला, वही तो, कि बस मामूली सी चोट आई है उसे। ऐसा मारना था ना कि महीनों के लिए बिस्तर पकड़ लेता, फिर कुछ महीनों के लिए ही सही मुझे उससे मुक्ति मिल जाती। तुम लोगों ने ऐसा मारा कि उसे तो अस्पताल में भी भर्ती नहीं होना पड़ा और कुछ ही देर के बाद वो घर भी आ गया। ओह, तो तुझे बड़ा अफसोस है कि उसे कम चोट आई। शिवराज बोला, और क्या, मेरी बला से मर जाता तो ही ठीक रहता। शक्ति बोला, एक बात तो है, तू है बड़ा नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। शिवराज बोला, अब क्या करूं, मेरा बस चले तो मैं उस घर से अलग हो जाऊं, लेकिन फिर उस घर के अलावा मेरे लिए कहीं और ठिकाना भी तो नहीं है। शक्ति बोला, ये भी ठीक कहा तूने। शिवराज बोला, लेकिन यार जब मैंने तुझे बता दिया था कि अभ्युदय वहाँ पर अभी अकेला है तो तुम लोगों ने उसकी ठुकाई करने में इतना संकोच क्यों किया? अच्छे से मारना चाहिए था ना। शक्ति मोहन बोला, इतना काफी था यार,
हमें भी तो पुलिस का डर है, फिर कभी हिसाब चुकता कर लेंगे। शिवराज बोला। तो चल फिर इसी बात पर दारू पिला, शक्ति बोला। और फिर शक्ति शिवराज की टोली संग सिगरेट और दारू पीने बैठ गया। शक्ति मोहन अपने लफंगे दोस्तों के साथ ठेके पर दारू पीता रहा और दोपहर तक घर न पहुंचा। वहां शैलजा दोपहर के खाने पर उसका इंतजार कर रही। शैलजा ने सोचा कि शक्ति शाम तक लौट आएगा, इसलिए उसने शास्त्री जी और अभ्युदय को खाना खिलाकर खुद भी खा लिया। फिर शाम होने को आई, लेकिन शक्ति मोहन घर ना लौटा। आधी रात गई, वो शराब के नशे में धुत घर लौटा। उसकी हालत देखकर शैलजा और शास्त्री जी परेशान हो उठे। शक्ति ऐसी हालत में भी नहीं था कि उससे बात की जा सके। वो लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। इसलिए उस रात अभ्युदय के कमरे में शास्त्री जी लेटे। सुबह हुई तो इस विषय पर शैलजा ने शास्त्री जी से बात करते हुए कहा, आपने कल शक्ति की हालत देखी? हाँ, उसी के बारे में तो मैं अभी सोच रहा था। शास्त्री जी बोले, अब सोचने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। शैलजा बोली, उसे केवल समझाया जा सकता है। अपनी औलाद होती तो शक्ति से पेश आते। अगर हमने शक्ति दिखाई तो समाज तो यही कहेगा ना कि चचेरे भाई का लड़का था, इसलिए उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और शक्ति भी हमें गलत समझने लगे तो तब क्या होगा? शास्त्री जी बोले, इसलिए तो मैं कह रही थी कि ब्याह कर दो उसका। शैलजा बोली, लेकिन बड़े भाई का ब्याह अभी नहीं हुआ तो इसका कैसे कर दे? शास्त्री जी बोले, मुझे डर है कि बात कहीं हाथ से ना निकल जाए। शक्ति बर्बादी की राह पर तो चल ही पड़ा है, अगर इससे भी ज्यादा वो कुछ और कर बैठा तो हम दोनों स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। शैलजा बोली, तुम ऐसा करो, एक बार अभ्युदय से और पूछ लो कि वो ब्याह के लिए राजी है या नहीं। अगर राजी हो जाता है तो उसके स्वस्थ होते ही हम उसका ब्याह कर देते हैं, फिर इसके बाद शक्ति का ब्याह भी कर देंगे। और अगर अभ्युदय राजी नहीं भी होता तो तुम शक्ति के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। जब गृहस्थी की बेड़ियां पैरों में पड़ जाएगी तो अपने आप सुधर जाएगा। शास्त्री जी बोले, हाँ सही कहा आपने, मैं कल ही अभ्युदय से इस बारे में बात करती हूँ। अगर वो मान जाता है तो मैं फौरन ही उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। शैलजा बोली। फिर दूसरे दिन शैलजा ने इस विषय पर अभ्युदय से पूछा तो वो बोला, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे अभी बहुत से काम करने बाकी है। तुम ऐसा करो, पहले शक्ति का ब्याह कर दो, मैं अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। कॉलेज के छात्रों के लिए बहुत सी सुविधाएं करवानी है, जिसके लिए मुझे विधायक जी की मदद की जरूरत पड़ेगी। यदि मेरा ध्यान काम पर रहा तो फिर मैं तुम्हारी बहू को समय नहीं दे पाऊंगा, तो फिर तुम्हें और तुम्हारी बहू को भी मुझसे शिकायत रहेगी। इससे बेहतर है कि मैं अभी कुछ दिनों तक ब्याह ना ही करूं। अभ्युदय बोला, जैसी तेरी मर्जी, तो फिर मैं शक्ति के लिए ही लड़की ढूंढना शुरू करती हूँ। शैलजा बोली, हाँ माँ यही ठीक रहेगा। अभ्युदय बोला। फिर क्या था, सबकी रजामंदी पर शैलजा ने शक्ति के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी और फिर एक उच्च घराने की सुंदर और सुशील कन्या शैलजा को मिल ही गई। लड़की के पिता बैंक में कैशियर थे, उनका नाम कृष्ण गोपाल शास्त्री था। माँ घरेलू महिला थी और लड़की अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। लड़की पढ़ी लिखी भी थी और हमेशा अव्वल आती थी। कृष्ण गोपाल जी के और कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बड़े दुलार से रखा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। और वो भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी को ससुराल भी ऐसा ही मिले जहाँ के सदस्य खुले विचारों वाले हो। और उन्होंने जब शास्त्री जी और शैलजा के व्यवहार के बारे में सुना तो उन्होंने फौरन ही लड़का देखने उनके घर आने के लिए हाँ कर दी। कृष्ण गोपाल जी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ शक्ति को देखने आए और शास्त्री जी ने शक्ति के बारे में उन्हें सब बता दिया कि वो मेरे चचेरे भाई का सगा लड़का नहीं है और गांव में लल्लन की जितनी जमीन जायदाद और मकान है वो सब शक्ति का ही है, उसमें हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है। तब कृष्ण गोपाल जी बोले, जो माँ बाप गोद लिए बेटे को इतने प्यार से रख सकता है तो उस घर में तो प्यार ही प्यार बरसता होगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा घर और वर मेरी बेटी को नहीं मिल सकता। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप सभी एक बार लड़की देख लें तो बात आगे बढ़ाई जाए। आपको हमारा बेटा पसंद आया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम सभी लड़की देख लें तो थोड़ी तसल्ली हो जाए। हम सबका लड़की देखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन लड़का लड़की एक बार एक दूसरे को देखकर पसंद कर ले।
तो फिर सगाई कर देते हैं। शास्त्री जी बोले, जी बहुत बढ़िया, मैं भी यही चाहता हूँ। कृष्ण गोपाल जी बोले, जी भाई साहब, हम सभी जल्दी ही आपके घर आते हैं। शैलजा बोली, जी बहन जी, मुझे आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी। कृष्ण गोपाल जी बोले, और फिर सभी लड़की देखने गए। लड़की नाश्ता लेकर बाहर आई। शर्म से उसकी पलकें झुकी हुई थी। खुले और लंबे बाल, गोरा रंग, कदकाठी की भी अच्छी थी। उसने साड़ी पहन रखी थी। लड़की ने टेबल पर नाश्ता रखा तो शैलजा बोली, बैठो बेटा। शैलजा के कहने पर लड़की उन सभी के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। तब शैलजा ने उसका नाम पूछा तो लड़की बोली, जी दुर्गा। तब शैलजा ने पूछा, नाम तो बहुत अच्छा है, हमने सुना है कि तुम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो, और क्या क्या रुचियां हैं तुम्हारी? जी, मुझे खाना पकाना पसंद है, गीत गाना पसंद है, लेकिन सिलाई बुनाई का मुझे कोई शौक नहीं है। दुर्गा बोली, ईमानदार भी हो, सब सच सच कहती हो। शैलजा बोली, जी मुझे किसी को धोखा देना पसंद नहीं है, इसलिए अपने बारे में मैंने आपको सब सच सच बता दिया। दुर्गा बोली, इनसे मिलो, ये हमारा बड़ा बेटा अभ्युदय और ये छोटा शक्ति, ये है शास्त्री जी, और मुझे देखकर तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं कौन हूँ। शैलजा सबका परिचय करवाते हुए बोली, और फिर शक्ति और दुर्गा को थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात करने के लिए छोड़ दिया गया। वे दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे और इधर ये सब बातें कर रहे थे, और फिर लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और रिश्ता पक्का हो गया। दुर्गा और शक्ति की शादी की तैयारियां जोरों पर चलने लगी। शक्ति बहुत खुश था इस शादी से, क्योंकि दुर्गा उसे पहली नज़र में भा गई थी। दोनों कभी कभी किसी मंदिर या तीज त्योहार पर मिल भी लेते थे। दुर्गा को भी शक्ति पसंद था। शक्ति दिखने में अभ्युदय से भी ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि शक्ति की माँ सुकन्या बहुत ही सुंदर थी और शक्ति के नए नक्श बिल्कुल अपनी माँ सुकन्या जैसे थे। भूरी आंखें और गोरा रंग था उसका, बस वो थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था और हमेशा शास्त्री जी के परिवार का बुरा ही चाहता था। लेकिन ये बात वो किसी को महसूस नहीं होने देता था कि वो उन सबसे नफरत करता है, और दुर्गा को भी यही लगता था कि शक्ति अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी उन सभी का बहुत मान करती थी। ऐसे ही दिन गुजरे और शादी का दिन भी पास आ गए। दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। कृष्ण गोपाल जी बहुत ही खुश थे कि उनकी बेटी अच्छे घर में ब्याह कर रही है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था कि लड़का कुछ नहीं करता, और हमारे समाज की विडंबना भी तो यही है कि लड़की के पिता वर देखकर नहीं, घर देखकर उसका ब्याह करता है। बड़ा घर हो, ससुर कमाता हो, लड़का चाहे कुछ भी ना करता हो, फिर भी अपनी बेटी ऐसे घर में ब्याह देंगे, और लड़के के घर वालों को ये आशा रहती है कि बहू के आते ही हमारा बिगड़े लड़का सुधर जाएगा, अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगेगा। अब कह भी क्या सकते हैं, यही तो समाज है। और फिर वो दिन भी आ गया जिसको सबको बेसब्री से इंतजार था। अभ्युदय अपने भाई की शादी में अपने दोस्तों संग खूब नाचा, वरमाला हुई। फिर 7 फेरों के बाद दुर्गा की विदाई भी हो गई, और पलक झपकते ही दुर्गा अपनी भीगी पलकों के साथ ससुराल के द्वार पर खड़ी थी। रास्ते भर शक्ति दुर्गा को चुप कराते हुए आया था, और वो चुप ना हुई थी। लेकिन जब शैलजा ने प्यार भरा हाथ दुर्गा के सिर पर फेरा तो वो फिर एकदम शांत हो गई। शैलजा ने बहू का निहारन किया, नजर उतारी, फिर सभी के साथ कुल देवी के पूजा के लिए गांव की ओर चल पड़ी। वहां उसने दुर्गा से कुल देवी के मंदिर में हल्दी से भरी हथेलियां लगवाई, और फिर अपने घर के द्वार पर भी हल्दी की हथेलियां लगवाई, और बाद में शक्ति के घर के सामने ले जाकर बोली, दुर्गा बहू, ये है तुम्हारी संपत्ति, आज से तुम इन सब की मालकिन हो। अपने घर के द्वार पर भी हथेलियां लगा दो, जिससे पुरखे तुम्हें पहचान जाए कि अब से तुम इस परिवार का हिस्सा हो। और दुर्गा ने ऐसा ही किया। फिर सब गांव लौटे, और दूसरे दिन सत्यनारायण की कथा हुई, और तब जाकर दूल्हा दुल्हन को मिलने दिया गया। उस रात शैलजा खुद अपने हाथों से दुर्गा को तैयार करके शक्ति के कमरे में भेजते हुए बोली, खुश रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतो भलो, ईश्वर तुम दोनों को सदा सुखी रखे, तुम्हारी जोड़ी यूं ही बनी रहे। फिर क्या था, उस दिन के बाद दुर्गा ने सारा घर संभाल लिया, और वो सबकी चहेती बन गई थी। वो अब शैलजा को कुछ भी ना करने देती और सबका बहुत ख्याल रखती। देर रात गई जब अभ्युदय घर लौटता तो उसको भी ना छोड़ती, और डांट लगाते हुए उससे कहती, आइए आइए भ्राता श्री, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी।
आपको तो जरा भी रहम नहीं है अपने बूढ़े माँ बाप पर। कुछ उनके बारे में भी सोच लिया करिए। लेकिन नहीं, आप जल्दी घर आ जाएंगे तो न जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, जंगल रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और ये धरती पानी से भर जाएगी। तो फिर से मेरी क्लास लेने बैठ गई। इतना तो कभी मेरी माँ ने मुझे नहीं टोका जितना कि तू मुझे टोकती है। अभ्युदय दुर्गा से कहता, मैं आपकी माँ नहीं हूँ भ्राताश्री, मुझे तो आप अपनी बहन की तरह मानते हैं ना। तो छोटी बहन को अधिकार होता है कि वो अपने बड़े भाई को डांट सकती है। दुर्गा बोलती, बस बस, अब बहुत हो गया डांटना वाटना, जल्दी से खाना परोसो, बहुत भूख लगी है। अभ्युदय कहता, अब मुझसे खाना वाना नहीं परोसा जाता, मेरे लिए जेठानी ले आओ, अब तो वही परोसा करेगी आपका खाना, मुझसे ना की जाती अब आपकी खिदमत। दुर्गा बोलती, देख माँ की तरह बातें मत कर, खाना खिलाती है तो खिला दे, नहीं तो मैं चला अपने कमरे में सोने। अभ्युदय कहता, आप तो नाराज हो गए। अच्छा बाबा, अब नाराज मत हो, 2 मिनट रुकिए, अभी खाना परोस कर लाती हूँ। और फिर दुर्गा अभ्युदय के लिए खाना परोसती और अभ्युदय खाकर अपने कमरे में चला जाता। और इधर शक्ति को अच्छा ना लगता था कि दुर्गा सबका ख्याल रखे, पूरे घर का काम करे, इसलिए वो जब भी दुर्गा से इस विषय पर कहता तो दुर्गा कहती, ये हमारा घर है जी, ये परिवार ही हमारी ताकत है और इस घर की बहू होने के नाते मुझे सबको जोड़कर रखना है। आपके ये सगे रिश्तेदार ना सही, लेकिन सगों से भी ज्यादा है। माँ कितना प्यार करती है मुझसे, कितना ख्याल रखती है मेरा, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं सबका ख्याल रखूं। तुम्हें कोई भी नहीं समझा सकता। शक्ति बोला, तो क्यों समझाते हो मुझे, मैं ऐसी ही हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूंगी, तुम मुझे बदल नहीं सकते। दुर्गा बोलती, ठीक है दुर्गा देवी, अब तुम्हारा ये संस्कारी बहू का पुराण खत्म हो गया हो तो अब कुछ प्यार भरी बातें कर ले। शक्ति कहता, हाँ स्वामी जी, दासी आपके चरणों में पूर्णतः समर्पित है। और ऐसा कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और साथ में शक्ति भी हंसकर उसे अपने सीने से लगा लेता और फिर दुर्गा भी शक्ति की बाहों में सिमट जाती। शक्ति और दुर्गा दोनों का आपस में बहुत प्रेम था और उनका प्रेम देखकर शैलजा को बहुत अच्छा लगता था। बस कभी कभी वो ये सोचा करती थी कि काश अभ्युदय भी ब्याह कर ले और वो भी अपनी पत्नी संग ऐसे ही खुशी खुशी जिंदगी बिताए। लेकिन शैलजा के लाख कहने पर भी अभ्युदय ब्याह के लिए राजी ना होता और शैलजा को ये बात कहने पर हमेशा निराश होना पड़ता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और पता चला कि दुर्गा उम्मीद से है। ये खुशखबरी पाकर पूरा परिवार खुशी से उछल पड़ा और फिर कुछ महीने बाद दुर्गा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसका नाम सबने सौरभ रखा, जिसका अर्थ होता है सुगंधित, क्योंकि बच्चे के आने से उनका घर महक उठा था, इसलिए उन सबको सौरभ नाम ही उचित लगा। अब सौरभ धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और 3 साल का होने पर अभ्युदय ने उसका दाखिला एक कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया। सौरभ और अभ्युदय के बीच बहुत प्यार था। अभ्युदय जब भी घर पर होता तो अपना पूरा समय सौरभ के साथ ही बिताता था और इधर शक्ति अपने बेटे को जरा भी वक्त नहीं देता था। जब भी वो दुलार से पापा पापा करके शक्ति के करीब जाने की कोशिश करता तो वो उसे झिड़क देता, इसलिए सौरभ शक्ति से कभी घुल मिल नहीं पाया और अभी भी शक्ति कोई काम नहीं करता था। अभ्युदय ने 2 बार कोशिश की थी कि शक्ति कोई काम करने लगी, इसलिए उसने एक बार उसे कपड़े की दुकान खुलवा कर दी, लेकिन शक्ति का वहां मन नहीं लगा और दुकान घाटे की स्थिति में आते आते बंद करनी पड़ी। और दूसरी बार अभ्युदय ने उसे अनाज के व्यापार में लगवाया तो वो भी शक्ति से संभाला ना गया। फिर तीसरी बार अभ्युदय ने शक्ति के लिए कुछ नहीं किया। शक्ति अभ्युदय को देखकर ईर्ष्या करता था। वो अभ्युदय की तरह सत्ताधारी बनना चाहता था, लेकिन ऐसे गुण नहीं थे उसके पास जो वो अभ्युदय की तरह कामयाब हो पाता। हमेशा ठेके पर बैठकर ताश खेलना और दारू पीना ही शक्ति को भाता था। एक बार तो उसने दुर्गा के सोने के कंगन भी गिरवी रख दिए थे। इस बात से दुर्गा बहुत नाराज हुई और उसने अभ्युदय को बता दिया और ये सुनकर अभ्युदय ने अपना आपा खोकर शक्ति को पीट दिया। फिर उन लोगों को भी पीटा जिसके पास शक्ति दुर्गा के कंगन गिरवी रख कर आया था। फिर उन सभी का पैसा चुकाकर वो दुर्गा के कंगन वापस ले आया और शक्ति को हिदायत दी कि आज के बाद दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सौरभ को ऐसे बाप की जरूरत नहीं है। कैसे बाप हो तुम और तुम कैसी परवरिश दे रहे हो।
शक्ति तो वैसे भी अभ्युदय से नफरत करता था और उस दिन के बाद वो उससे और भी नफरत करने लगा। और जब शक्ति कोई काम ना ढूंढ पाया तो फिर थक हार कर अभ्युदय ने उसे अपने साथ ही लगा लिया। उसने सोचा कि मेरी निगरानी में रहेगा तो कम से कम ठेके पर बैठकर ताश तो नहीं खेलेगा, दिन भर दारू तो नहीं पिएगा। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। सौरभ अब 6 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक अभ्युदय का ब्याह नहीं हुआ था और अब तो शैलजा और शास्त्री ने इस बात को कहना भी छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि अभ्युदय उनकी बात मानने वाला तो है नहीं। इस बीच अभ्युदय की पार्टी में एक और सदस्य शामिल हुआ। वो दिल्ली से पढ़कर आया था, लेकिन रहने वाला उसी शहर का था। वो उन सभी सदस्यों से बिल्कुल अलग था जो कि अभ्युदय की पार्टी में उस समय शामिल थे। अभ्युदय की पार्टी के सभी सदस्य गुटखा खाते थे, गमछा डालते थे और धोती कुर्ता पहनते थे। ठेठ हिंदी में बात करते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो जीन्स पहनता था और चश्मा लगाता था, ऊपर से अंग्रेजी में बात करता था। वो दिल्ली से लौटा था, इसलिए बहुत ही सलीकेदार था। वो अभ्युदय की पार्टी में रहकर नेतागिरी सीखना चाहता। वो ना दारू पीता और ना ही गुटखा खाता था। बस उसके अंदर केवल एक ही ऐब था कि वो लड़कियों पर लट्टू रहता था। वो जल्दी अभ्युदय का भरोसेमंद बन गया, क्योंकि उसके अंदर सभी गुण मौजूद थे जो अभ्युदय शक्ति में देखना चाहता था, लेकिन शक्ति उस काबिल नहीं था। उस लड़के का नाम श्यामलाल पटेल था। अभ्युदय अभी भी छात्र संघ का नेता था, क्योंकि वो छात्र संघ का नेता बनने के चक्कर में किसी न किसी विषय से एमए में एडमिशन लेता था। वो नेता होने के नाते बहुत से छात्राओं की समस्याओं का समाधान भी करता था, इसलिए अपनी कॉलेज में वो छात्राओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध था। और उसकी प्रसिद्धि के मद्देनज़र विधायक जी भी उस पर मेहरबान रहते थे, क्योंकि उसके कारण ही विधायक जी भी चुनाव जीत पाते थे। इस बार भी चुनाव नज़दीक थे और विधायक जी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए अभ्युदय की टोली को अपने पास रख लिया और अभ्युदय शहर के ऑफिस का कार्यभार श्यामलाल पटेल को सौंपकर शक्ति के साथ विधायक जी के साथ आ गया। इस बार विधायक जी कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाकर अपने चुनाव के प्रचार को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो अपने गांव आ गए। शिवराज चौहान, जो कि अभ्युदय की विपक्षी पार्टी के छात्र संघ का नेता था, उसका गांव भी वही था जो विधायक जी का गांव था। शिवराज के पिता और विधायक जी बचपन के मित्र थे और दोनों का घर भी अगल बगल था। पहले तो शिवराज ही विधायक जी के लिए काम करता था। शिवराज के पिता गंभीर चौहान के कहने पर विधायक जी ने उसे अपने साथ रख लिया था, लेकिन शिवराज ने जब कई बार विधायक जी से ऐंठकर और बदतमीजी से बात की तो फिर विधायक जी ने शिवराज से दूरियां बना ली। लेकिन गंभीर चौहान ने इस बात का बुरा नहीं माना और विधायक जी के प्रति पहले जैसा ही स्नेह भाव रखा, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा नालायक है। क्योंकि विधायक जी का पूरा परिवार तो शहर में ही था, इसलिए उनका और उनके साथ के सभी लोगों के खाने पीने की व्यवस्था का कार्यभार गंभीर चौहान ने अपने ऊपर ले लिया। वे विधायक जी से बोले, विधायक जी, आप यहाँ किसी चीज की चिंता ना करें, घर धन धान्य से भरा हुआ है। आपके और आपके साथ के सभी जनों के 3 वक्त के भोजन की व्यवस्था मेरे ऊपर है। भला बचपन की मित्रता किस दिन काम आएगी। तब विधायक जी बोले, मित्र, ये तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो आजकल कौन किसके लिए क्या करता है। और फिर उस दिन विधायक जी के साथ अभ्युदय भी चुनाव का प्रचार करने उनके साथ गया और शाम को जब सब वापस लौटे तो गंभीर चौहान हाजिर थे अपने नौकरों के साथ सभी का भोजन लेकर के। सभी अपने हाथ मुंह धोकर एक एक करके बिछौनों पर बैठ गए और नौकरों ने सभी को खाना परोसना शुरू किया। और तभी विधायक जी के घर के द्वार पर पायलों की छन छन सुनाई पड़ी। सभी ने देखा कि एक 20-22 साल की लड़की पीले सलवार कमीज पर दुपट्टा डाले हाथ में एक बटलोई लेकर चली आ रही थी। गंभीर चौहान ने उसे देखा तो पूछा, पारुल बेटी, तुम और यहाँ? जी बाबूजी, मजबूरी में आना पड़ा हमें। नौकर ये मूंग के हलवे की बटलोई रसोई में ही भूल आए थे। सारे नौकर तो यहाँ मौजूद है, तो माँ ने कहा कि तुम ही दे आओ, इसलिए हम मजबूरी में ये हलवे की बटलोई देने यहाँ चले आए। ठीक है बेटी। और इतना कहकर गंभीर चौहान ने बटलोई ले ली और पारुल फिर से अपना दुपट्टा लहराते और पायल छनकाते हुए वापस चली गई। और पारुल की पायलों की छमछम ने अभ्युदय के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था।
वो उसे बस जाते हुए देखता रहा। ये सब शक्ति भी देख रहा था और उसने अभ्युदय से कहा, भैया खाना बहुत ही अच्छा है ना। अभ्युदय शक्ति का इशारा समझकर मुस्कुराया, लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर क्या था, अब जब देखो तब अभ्युदय की नजरें पारुल को तलाश करने लगी, लेकिन वो बहुत ही कम घर से बाहर निकलती थी। बस कभी कभी छत पर कपड़े सुखाने जाती और सूखे कपड़े उठाने जाती, और इस बीच अभ्युदय पारुल को देख लेता। फिर पारुल भी अभ्युदय को देखकर मुस्कुरा देती। दोनों का ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। खाना लेकर गंभीर चौहान ही अपने नौकरों के साथ आते थे, पारुल कभी नहीं आती थी। पारुल को सख्त हिदायत थी कि वो घर से बाहर ना निकले। हमने तुम्हें दिल्ली से ग्रेजुएशन करने की अनुमति दे दी, वही काफ़ी है। अब घर पर बैठकर घर के कामकाज सीखो। पारुल ने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन उसके बाद उसे पोस्ट ग्रेजुएशन की इजाज़त नहीं मिली थी, इसलिए वो अब घर पर ही रहती थी और अब उसकी शादी के लिए मुनासिब लड़का खोज रहा था। ऐसे ही विधायक जी के चुनाव का प्रचार को 1 महीना बीत गया और सबके शहर जाने का वक्त हो गया, लेकिन अभ्युदय का मन नहीं था वहां से वापस जाने का। लेकिन फिर भी उसे जाना तो था ही। वे सभी दरवाजे से बाहर निकले और छत पर पारुल खड़ी थी, मायूस सा चेहरा लेकर। तभी एक नौकरानी अभ्युदय के पास आई और चुपके से एक कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमाते हुए चली गई। उस समय वहां पर केवल अभ्युदय और शक्ति ही थे। सब आगे जा चुके थे और अभ्युदय हवेली की किवाड़ों पर ताला लगा रहा था। गंभीर चौहान भी विधायक जी के साथ आगे ही थे। अभ्युदय ने एक नज़र पारुल की ओर देखा और वहां से आगे बढ़ गया। फिर जब अपनी अपनी कार में सब बैठ गए तो अभ्युदय ने उस कागज के टुकड़े को खोलकर पढ़ा, जिसमें लिखा था, नेताजी हम आपको चाहने लगे हैं। अगर आप हमें ना मिले तो कसम खाकर कहते हैं कि हम मर जाएंगे। वो वाक्य पढ़कर अभ्युदय के दिल के तार झनझना उठे और वो कहरा उठा, क्योंकि वो भी पारुल को पहले ही दिन से चाहने लगा था। उसने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि पारुल उससे उम्र में काफी छोटी थी। वो कोमल हृदय और अभ्युदय कठोर पत्थर से हृदय वाला था। उन दोनों का कोई मेल नहीं था। यही सब सोचकर अभ्युदय अभी तक कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब इस प्रेम में प्रेमिका की सहमति मिल जाने पर अभ्युदय का हौसला बढ़ गया था। शक्ति ने उससे पूछा तो अभ्युदय ने उसे सब सच सच बता दिया। तब शक्ति बोला, भैया ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से काम न चलने वाला। अगर आप पारुल से प्रेम करते हैं तो इसे निभाना भी पड़ेगा। लेकिन भैया मेरे, वो शिवराज की बहन है और शिवराज मेरा जानी दुश्मन है। ऊपर से पारुल मुझसे उम्र में बहुत छोटी है और हमारी जाति बिरादरी भी तो अलग है। अभ्युदय बोला, वो लड़की होकर इतनी हिम्मत कर सकती है तो भैया आपको भी तो कुछ करना चाहिए। इतने सालों बाद तो आपको कोई लड़की पसंद आई है तो भगवान के लिए उसे मेरी भाभी बना दो। शक्ति बोला, लेकिन माँ बाबूजी मानेंगे भला? गैर बिरादरी में मेरा ब्याह करने के लिए वे मान भी गए तो क्या शिवराज और उसके पिता गंभीर चौहान मानेंगे इस ब्याह के लिए? अभ्युदय बोला, सब ना माने तो ना माने, हम दोनों भाभी को उनके घर से भगाकर ले आएंगे। शक्ति बोला, इससे तो दोनों घरों की बहुत बदनामी हो जाएगी। अभ्युदय बोला, अब ये सब मत सोचिए, बस एक बार भाभी को ये पता चल जाए कि आप उन्हें चाहते हैं तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जब सिर ओंखली में दे ही दिया तो फिर मुसलों से क्या डरना। शक्ति बोला, फिर क्या था? शक्ति के कहने पर अभ्युदय चुपके से फिर उस गांव गया और एक खत में अपने मन की बात पारुल को लिखकर दे आया। खत पढ़कर पारुल खुशी के मारे रो पड़ी और दूसरे ही दिन वो अपने घर से भागकर शहर पहुंची और वहां से अभ्युदय के कार्यालय पहुंचकर उससे बोली, हम घर से भागकर आ गए हैं और अब हम वहां वापस नहीं जाएंगे। हमने घर पर चिट्ठी भी छोड़ दी है और उसमें ये लिख दिया है कि हम आपसे प्यार करते हैं और आपसे ही शादी करेंगे। पारुल की इस हरकत से अभ्युदय बोला, पारुल ये क्या किया तुमने? कुछ तो सोचा होता। हमें अब और कुछ नहीं सोचना और अगर आपने सहारा ना दिया तो हम किसी कुएं, नदी, तालाब में कूदकर अपनी जान दे देंगे। पारुल की बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि शिवराज अपने दोस्तों के साथ वहां आ पहुंचा और पारुल का हाथ पकड़ते हुए बोला, पारुल तू यहाँ इसके साथ क्या कर रही है? चुपचाप घर लौट चल। अब हम वापस घर नहीं जाएंगे, पारुल बोली। और फिर पारुल के ऐसा कहने पर अभ्युदय ने पारुल का हाथ पकड़ लिया और शिवराज से बोला, अब ये वापस तेरे साथ नहीं जाएगी, ये विधायक जी के घर जाएगी
और वे जो भी फैसला करेंगे वही माना जाएगा। तू कौन होता है मेरी बहन की जिंदगी का फैसला करने वाला? शिवराज दहाड़ा। फैसला तो तेरी बहन कर चुकी है, बेहतर इसी में है कि ये मामला विधायक जी के घर पर ही निपटाया जाए। अभ्युदय बोला। फिर क्या था? सब विधायक जी के घर पहुंचे। विधायक जी ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने पारुल से भी उसकी मर्जी पूछी तो पारुल ने सब सच सच कह दिया। पारुल की बातें सुनने के बाद विधायक ने पारुल के पक्ष में ही फैसला दिया, जिससे शिवराज और उसके पिता आग बबूला हो उठे और वहां से जाने लगे। तो शिवराज अभ्युदय से बोला, बहनोई बनने वाले हो तो एक बार गले नहीं मिलोगे। तब अभ्युदय को मजबूरी में शिवराज के गले लगना पड़ा। तो शिवराज ने अभ्युदय से दबे स्वर में कहा, जो लड़की अपने परिवार को धोखा दे सकती है वो तेरी सगी क्या होगी। ईश्वर करे तेरा जीवन उजड़ जाए, तू और वो कभी खुश ना रहे। शिवराज के ये बोल अभ्युदय के कानों में तीर की तरह चुभे, लेकिन सबके सामने वो कुछ नहीं बोला। अब समस्या ये थी कि पारुल कहाँ रहेगी। तो विधायक जी बोले, जब तक अभ्युदय का ब्याह पारुल के संग नहीं हो जाता तो वो हमारे यहाँ रहेगी। इस समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन अब अभ्युदय के लिए समस्या ये थी कि माँ बाबूजी कैसे मानेंगे इस ब्याह के लिए। अब इसके निवारण के लिए फिर से विधायक जी ही आगे आए और वे बोले, कल ही शास्त्री जी और बहन जी को बुलवा लो। वे एक बार पारुल से मिल ले, फिर आगे बात बढ़ाई जाए। जब ये बात शास्त्री जी और शैलजा को पता चली तो शास्त्री जी गुस्से से भड़क कर बोले, शास्त्रीन बस यही देखना बाकी रह गया था। अब लोगों की बेटियां भी भगाई जाने लगी है। इस लड़के ने तो मुझे कहीं का नहीं रखा, पूरे समाज में नाक कटवा कर रख दी। सारा शहर मुझ पर थू थू कर रहा है। हम दोनों इतने सालों से चिल्ला रहे हैं कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन नहीं, साहबजादे के मंसूबे तो कुछ और ही थे। इन्हें तो लड़की भगाकर शादी करनी थी। अब इसकी करतूत पर मैं कहाँ कहाँ मुंह छुपाता फिरूं। लेकिन ताऊजी, लड़की को भैया ने नहीं भगाया है, वो तो खुद अपने घर से भागकर आई है। दुर्गा बोली, तू इसकी तरफदारी ज्यादा मत कर। शैलजा बोली, पहले तो खुद ही चिल्ला रही थी कि शादी कर ले, शादी कर ले, और जब भैया शादी करना चाहते हैं तो सब उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। दुर्गा बोली, शादी करने का शौक था तो स्वयंवर रचा लेते, लड़की भगाने की क्या जरूरत थी। शास्त्री जी बोले, ताऊजी, स्वयंवर लड़कियों का होता है, लड़कों का नहीं। दुर्गा बोली, और फिर दुर्गा की इस बात पर शास्त्री जी हंस पड़े। शास्त्री जी हंसे तो फिर शैलजा भी हंसी, और दोनों के हंसते ही सब हंस पड़े, और फिर दोनों पारुल से मिलने के लिए राजी हो गए। अब दूसरे दिन शास्त्री जी और शैलजा विधायक के घर आए। वे पारुल से मिले और उससे मिलते ही उसका व्यवहार, उसकी सुंदरता और सौम्यता ने दोनों का मन मोह लिया, और फिर वे पारुल को अपनी बहू बनाने को राजी हो गए। पारुल शास्त्री जी और शैलजा को पसंद आ गई थी, इसलिए शास्त्री जी विधायक जी से बोले, अब सगाई और शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। लड़की अपने घर को छोड़ चुकी है और जितनी जल्दी बहू बनकर वो हमारे घर आ जाए उतना ही अच्छा रहेगा। तब विधायक जी बोले, जी बिल्कुल सही, मैं भी यही चाहता हूँ। लड़की अपने परिवार के विरुद्ध चली गई, ये उसने ठीक नहीं किया, लेकिन दिल से मजबूर इंसान और कर भी क्या सकता है। उसे अभ्युदय पसंद आ गया था तो बेचारी क्या करती। अब ये सब बातें छोड़िए, अब वो हमारे घर की इज्जत है और उसका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। शास्त्री जी बोले, जी बिल्कुल सही। विधायक जी बोले, मैं इतने सालों से अभ्युदय को ब्याह के लिए मना रही थी, लेकिन वो नहीं माना। शायद हमारी किस्मत में पारुल जैसी अच्छी लड़की का बहू बनना लिखा था, इसलिए अभी तक अभ्युदय की शादी टल रही थी। शैलजा बोली, शायद आप सही कह रही है बहन जी। विधायक जी बोले, और फिर अभ्युदय और पारुल की सगाई हो गई। सगाई के 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त भी निकल आया। फिर शादी का दिन भी नजदीक आ पहुंचा। इस बीच दुर्गा भी पारुल से मिल आई थी और पारुल उसे भी बहुत अच्छी लगी थी। शैलजा और दुर्गा दोनों ने ही बड़े मन से पारुल की शादी की खरीदारी की। अब दुर्गा और पारुल अच्छी सहेलियां बन गए थे, क्योंकि दुर्गा पारुल से उम्र में बड़ी थी, इसलिए पारुल उसे जीजी ही कहती थी और दुर्गा पारुल को जेठानी जी कहकर पुकारती थी। शादी के एक दिन पहले दुर्गा ने ही पारुल की हथेलियों में मेहंदी रचाई और शादी वाले दिन दुर्गा ने ही पारुल को सजाया था। पारुल को देखकर दुर्गा फूली नहीं समा रही थी और उसने अभ्युदय से जाकर कहा, न जाने आप जैसे खड़ूस को इतनी प्यारी पत्नी कैसे मिल गई।
अच्छा क्या बोली दुर्गा की बच्ची? अभ्युदय बोला। कुछ नहीं, बस दोनों को किसी की नजर ना लगे, आपकी जोड़ी यूं ही बनी रहे, दुर्गा बोली। और फिर पारुल विदा होकर शास्त्री जी के घर आ गई। शैलजा के तो मारे खुशी के धरती पर पग ही नहीं पड़ रहे थे। फौरन ही बहू बेटे को लेकर के कुल देवी के दर्शन करवाने गांव ले गई और वहां से लौटकर दूसरे दिन ही सत्यनारायण की कथा करवाई। और फिर घर में दिन भर ढोलक बजी। दुर्गा के साथ शैलजा भी खूब नाची और आस पड़ोस की औरतों को भी खूब नचवाया। खूब लोकगीत गाए गए और रात को अभ्युदय और पारुल का मिलन हुआ। दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे को पाकर। आखिर बड़े जतन के बाद दोनों ने एक दूसरे को पाया था। और दूसरे दिन पारुल ने रसोई की पूजा करके रसोई में जाने का अधिकार पा लिया और दोनों देवरानी जेठानी गप्पे मार मार कर घर के काम करती रहती। शैलजा के घर में तो जैसे चमन बरस रहा था। उसके मन की मुराद जो पूरी हो गई थी, जिस घड़ी का उसे सालों से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो गया था। सौरभ भी पारुल से खूब हिल मिल गया था और ताई जी कह के उसके पीछे घूमता रहता था। लेकिन ये सब शक्ति को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। उसे अभ्युदय की किस्मत से बहुत रश्क होता था। उसने सोचा था कि पारुल के घर से भाग जाने पर बहुत बवाल होगा और शास्त्री जी के परिवार को अभ्युदय के इस काम से काफी जिल्लत उठानी पड़ेगी। लेकिन अब ये सब तो उसकी सोच के विपरीत ही हो गया था और इन सब का उसे बड़ा मलाल था। इसलिए वो एक दिन शिवराज चौहान से उसके कार्यालय मिलने पहुंचा। लेकिन शक्ति को अपने कार्यालय में देखकर शिवराज चौहान का खून खोल उठा और वो उससे बोला, सारी बिरादरी में मेरी नाक कटवाकर तुझे चैन नहीं मिला जो अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पहुंचा, निकल जा यहाँ से। तब शक्ति बोला, यार ऐसा मत बोल, तू तो मेरा दोस्त है। दोस्त ऐसे होते हैं। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता तो पारुल को समझाता। तूने तो उल्टा अभ्युदय को उकसाया और उसके प्यार में पड़कर पारुल खानदान की नाक कटवाकर घर से भाग गई। शिवराज बोला, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारी बहन घर से भाग जाए। अब इसमें मेरा क्या कसूर यार? तुम्हारी बहन ही तुम्हारे खिलाफ हो गई तो फिर मैं क्या करता? शक्ति बोला, बस रहने दे, मैं तेरा सब नाटक देख चुका हूँ। शिवराज बोला, मेरी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है भाई। उस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है और इधर तू दुत्कार रहा है। उस अभ्युदय को देखकर मेरे सीने में सांप लौटते हैं। उसे तो सब कुछ मनचाहा मिल गया और एक मैं हूँ जो दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा है। शक्ति बोला, तो तू चाहता क्या है? शिवराज ने पूछा। बस उसकी बर्बादी और कुछ नहीं, शक्ति बोला। मैं भी तो बस अभ्युदय की बर्बादी चाहता हूँ, शिवराज बोला। तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई रास्ता है? शक्ति ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं, शिवराज बोला। तो तुम मुझे बस एक मौका और दो, मैं अभ्युदय को बर्बाद करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लूंगा, शक्ति बोला। सच कहते हो ना? अब की बार धोखा तो नहीं दोगे? शिवराज ने पूछा। यकीन करो भाई, अब की बार ऐसा नहीं होगा, शक्ति बोला। चल फिर दिया तुझे एक और मौका, लेकिन याद रहे काम हो जाना चाहिए वरना तेरी खैर नहीं, शिवराज बोला। तुम फिक्र मत करो, इस बार निशाना नहीं चुकेगा, शक्ति बोला। चल फिर तो लग जा काम पर, शिवराज बोला। चल अब मैं चलता हूँ, कुछ दिनों के बाद मिलूंगा। और फिर ऐसा कहकर शक्ति वहां से चला आया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन श्यामलाल किसी काम से घर आया। दोपहर का समय था और सभी खाना खाने बैठे थे तो अभ्युदय ने श्यामलाल से भी खाना खाने के लिए कहा और श्यामलाल भी सबके संग खाना खाने बैठ गए। और बातों ही बातों में अभ्युदय ने पारुल से कहा, पारुल तुम्हारी तरह श्यामलाल ने भी दिल्ली से ही पढ़ाई की है। ये सुनकर पारुल बोली, सच श्यामलाल भैया? हाँ भाभी, श्यामलाल बोला। किस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? पारुल ने पूछा। जी, अंग्रेजी साहित्य से, श्यामलाल बोला। आपके पास अब भी किताबें हैं या कहीं बेच दी? पारुल ने पूछा। किताबें भी कोई बेचता है भला? श्यामलाल बोला। तो आप मुझे अंग्रेजी साहित्य पढ़ाएंगे? मुझे अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का बहुत शौक है, पारुल बोली। अगर अभी भैया इजाजत दे तो जरूर पढ़ा दूंगा, श्यामलाल बोला। इसमें मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? श्यामलाल अगर पढ़ा दे तो जरूर पढ़ लो, अभ्युदय बोला। और फिर क्या था, उस दिन के बाद श्यामलाल पारुल को पढ़ाने आने लगा। श्यामलाल स्वभाव का बहुत ही हंसमुख था, इसलिए जब भी पारुल उससे पढ़ती तो कमरे में हंसने खिलखिलाने की आवाजें आती रहती। जो भी पारुल श्यामलाल से पढ़ती थी
तो वो सब अभ्युदय को भी दिखाती थी। पारुल को खुश देखकर अभ्युदय भी खुश होता और अब ये सिलसिला चलने लगा। हफ्ते में एक बार तो श्यामलाल पारुल को पढ़ाने आ ही जाता था। ऐसे ही पारुल को श्यामलाल से पढ़ते 2 महीने बीत गए और ये बात शक्ति ने पकड़ ली और उसके दिमाग में एक अजबी षड्यंत्र चलने लगा। वो तो इस बात के लिए कब से मौका ढूंढ रहा था और अब उसे वो मौका मिल गया था। इधर श्यामलाल के कई लड़कियों के साथ आंतरिक संबंध थे और ये बात अभ्युदय भी अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं था क्योंकि श्यामलाल ही अभ्युदय के कार्यालय का पूरा काम संभालता था। श्यामलाल ना तो दारू पीता था और ना ही किसी से अकड़ता था, बस लड़कियां ही उसकी कमजोरी थी और इस ऐब के अलावा और कोई भी ऐब उसमें नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अभ्युदय की बहुत इज्जत करता था और श्यामलाल की इसी कमजोरी का फायदा शक्ति ने उठाया। उसने अभ्युदय के कान में ये बात डाल दी थी कि पारुल भाभी श्यामलाल से पढ़ते वक्त बहुत खुश रहती है और श्यामलाल है भी रसिया आदमी। औरतों को तो वो यूं अपनी मुट्ठी में दबोच लेता है, उनसे मीठी मीठी बातें करके। तेरे कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बोलना। अभ्युदय बोला, कुछ नहीं भैया, मैं तो श्याम की तारीफ कर रहा था। वो भी दिल्ली से पढ़ा है और पारुल भाभी भी दिल्ली से पढ़ी है, इसलिए दोनों के विचार मिलते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। शक्ति बोला, क्योंकि श्यामलाल को सब प्यार से श्याम बोलते थे। हाँ, ये तो सही है। अभ्युदय बोला, आप तो यहाँ पढ़े हैं और यहाँ पढ़ने वाले लड़के और दिल्ली में पढ़े लड़के में जमीन आसमान का अंतर होता है। शाम को देखो कितना सलीकेदार है, अच्छे कपड़े पहनता है और ठाठ से रहता है। शक्ति बोला, तो क्या मैं श्याम से कमतर दिखता हूँ? अभ्युदय ने पूछा। नहीं, लेकिन पारुल भाभी आपसे उम्र में कितनी छोटी है और श्याम लगभग उन्हीं की उम्र का है, बस 2 साल ही बड़ा होगा। शक्ति बोला, हाँ ये बात तो है, श्याम है बड़ा स्टाइलिश। अभ्युदय बोला, और आप हमेशा कुर्ता पायजामा और गमछे में रहते हैं। शक्ति बोला, अब मुझे यही पसंद है तो क्या करूं? मैं उस श्याम की तरह जींस और बुरशट में तो नहीं रह सकता, ऐसे कपड़ों में तो मेरा दम घुट जाए। अभ्युदय बोला, सही कहते हैं आप, इसलिए उस नालायक श्याम की इतनी सारी लड़कियां दोस्त है। कुछ तो उसके पहनावे पर फिदा हो जाती है तो कुछ उसके बोलने के अंदाज पर। जब वो हमारे घर आता है ना, तो भाभी भी तो उससे न जाने कितनी बातें करती है। कमरे के बाहर तक हंसने की आवाजें आती है उनकी। और ऐसा कहकर शक्ति अभ्युदय के पास से उठकर चला आया और उसे जो आग लगानी थी अभ्युदय के मन में, वो आग वो लगाकर चला आया था। और इधर अभ्युदय के मन में शक्ति की बातों से खलबली मच गई। अब जब भी पारुल अभ्युदय से शाम की बातें करती तो अभ्युदय को अच्छा ना लगता। उसके मन में तो अब शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। अभ्युदय जब भी पारुल के करीब जाने की कोशिश करता तो न जाने कौन सी बात उसे उसके करीब जाने से रोक देती। अभ्युदय का ऐसा रवैया देखकर पारुल भी परेशान हो उठी और इसी तरह वो एक दिन उदास बैठी थी। उसकी उदासी देखकर दुर्गा ने पारुल से पूछा तो पारुल बोली, कुछ नहीं जीजी, आज उनसे झगड़ा हो गया था इसलिए मन नहीं लग रहा। फिर पारुल की बात सुनकर दुर्गा कुछ ना बोली। पारुल ने सही बात दुर्गा से ना बताई, इसलिए दुर्गा ने भी उस बात पर ज्यादा जोर ना दिया। इसी दौरान जब श्याम अभ्युदय के घर ज्यादा आने लगा तो वो दुर्गा से भी बहुत बातें करने लगा और उसे वो जीजी कहकर पुकारने लगा। जब वो दुर्गा को जीजी कहने लगा तो फिर सौरभ श्याम को मामा कहने लगा। श्याम के घर आने से सब खुश रहते सिवाय अभ्युदय के। उसके मन में अब श्याम खटकने लगा था। दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सौरभ का जन्मदिन आया। घर में कार्यालय के सभी सदस्य आए तो शैलजा, दुर्गा और पारुल तीनों ने मिलकर सभी के लिए रात का खाना बनाया। और इस बात का फायदा फिर से शक्ति ने उठाया और किसी लड़के को श्याम संग उलझा दिया, जिससे उस लड़के और श्याम के बीच काफी झगड़ा हो गया और श्याम ने उस लड़के को इतना मारा कि उसका सिर फट गया और उसे फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसा काम श्याम से पहली बार हुआ था। वो कभी भी किसी से नहीं उलझता था। जब सब अस्पताल से वापस लौटे तो अभ्युदय बहुत गुस्से में था और वो श्याम से बोला, जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता तब तक तो तुम मेरे आसपास मत भटकना, और अगर तू मुझे मेरे आसपास दिख गया तो मार मार कर हुलिया खराब कर दूंगा। फिर श्याम अभ्युदय की बातें सुनकर कुछ ना बोला। उसने सोचा कि अभी भैया भी गुस्से में है और अगर मैंने अभी कुछ भी बोला तो कहीं बात बिगड़ ना जाए।
जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही मुझसे बातें करने लगेंगे। ये सब सोचकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन वो हफ्ते में एक बार अभ्युदय के घर जाना ना भूलता। लेकिन तभी घर में कदम रखता जब उसे पता चलता कि अभी भैया घर में नहीं है। फिर एक दिन जब वो पारुल को पढ़ाने घर आया, लेकिन इससे पहले दुर्गा ही उससे बातें करने लगी और उससे पूछा, श्याम घर क्यों नहीं आता अब? पहले तो हफ्ते में 1-2 बार आ जाता था, अब तो 15-15 दिन हो जाते हैं तुझे घर आए हुए। जी अभी भैया मुझसे नाराज है ना, तो हिम्मत नहीं होती घर आने की। श्याम बोला, अरे उनके गुस्से का क्या है, वे तो पल में रूठते हैं और पल में मन जाते हैं। दुर्गा बोली, नहीं जीजी, इस बार तो इतने दिनों से उनका गुस्सा उतरा ही नहीं। श्याम बोला, कोई बात नहीं, मैं उनसे कह दूंगी, अब शाम को माफ कर दे। दुर्गा बोली, नहीं जीजी, आपको सिफारिश लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ये मामला निपटा लूंगा। श्याम बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और फिर इतना कहकर दुर्गा जाने लगी तो तभी घर के दरवाजे पर अभ्युदय की जीप आकर रुकी तो दुर्गा श्याम से बोली, लगता है अभी भैया आ गए हैं, तुम ऐसा करो पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। और श्याम घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर चला गया। लेकिन ये तो शक्ति की साजिश थी। वो तो अभ्युदय को ये दिखाना चाहता था कि आपके मना करने पर भी श्याम चुपके से पारुल भाभी से मिलने आया था। इस बात से अभ्युदय के मन में फफोले से पड़ गए, लेकिन वो बोला कुछ नहीं और सीधा पारुल के कमरे में जाकर बोला, श्याम यहाँ क्यों आया था? श्याम वो कब आया? मुझसे तो मिला ही नहीं। पारुल बोली। पारुल तो ये सच बोल रही थी, लेकिन अभ्युदय को ये झूठ लगा। उसने सोचा कि पारुल जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है, और जब इंसान के दिमाग में एक बार शक घर कर जाता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। और यही अभ्युदय के साथ हो रहा था। और अब शक्ति के मन में सुकून था, वही ही तो चाहता था। इसलिए वो एक दिन शिवराज से मिला और उससे बोला, भाई आग तो लगा दी है, बस सब कुछ स्वाहा होना बाकी रह गया है। सच अब मैं अभ्युदय को बर्बाद होता देख पाऊंगा। शिवराज बोला, हाँ भाई, और मैं भी, अब मेरे कलेजे की आग ठंडी होगी। शक्ति बोला। और फिर शक्ति ने शिवराज को सब कुछ विस्तार से बता दिया। और शिवराज ने मुस्कुराते हुए शक्ति की पीठ को ठोकते हुए कहा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर शक्ति घर लौट आया। इसी दौरान शास्त्री जी का रिटायरमेंट हो गया था और वे अब अपने काम से आजाद थे, इसलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा का सोचा। इसलिए दोनों पति पत्नी घर की जिम्मेदारी दोनों बहुओं को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब इस दौरान अभ्युदय और पारुल के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। इधर पारुल उदास रहती और उधर अभ्युदय उदास रहता। दुर्गा ने पारुल से पूछा तो वो दुर्गा के गले लगकर रो पड़ी और उससे बोली, जी न जाने क्या हो गया है इनको, न जाने कौन सी बात कचोट रही है इन्हें। मुझसे तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते, और अगर मैं इनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो नींद आने का बहाना करके करवट बदलकर सो जाते हैं। किसी बात से परेशान होंगे, शायद इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दुर्गा बोली, नहीं जीजी, जरूर कोई और बात है जो वे मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। पारुल बोली, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। दुर्गा बोली। और फिर रात का खाना अभ्युदय को दुर्गा ने ही परोसा। खाना खाने के बाद उसने अभ्युदय से पूछा, भैया आजकल आप बड़े उदास दिखते हैं, क्या बात है? कुछ नहीं दुर्गा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभ्युदय बोला। तो फिर आपके चेहरे पर हरदम 12 क्यों बजे रहते हैं? दुर्गा बोली। तब अभ्युदय बोला, दुर्गा मेरे मन को एक बात बहुत कचोट रही है। वो क्या? आप मुझे बता दीजिए, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। बात बता देने से मन हल्का हो जाता है। दुर्गा बोली, वो ये कि उस दिन शिवराज ने मुझसे कहा था कि जो लड़की अपने परिवार को धोखा दे सकती है वो तेरी सगी क्या होगी। उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं कभी खुश नहीं रहूंगा। अभ्युदय बोला। अभ्युदय की बात सुनकर दुर्गा बोली, ओह तो ये बात है। पता है भैया, अब पुरुष जाति होती ही ऐसी है। एक औरत कुछ भी कर ले अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए और अपने बेटे के लिए, लेकिन अगर उसने कोई कदम केवल अपनी खुशी के लिए उठा लिया तो वो दुनिया की सबसे खराब औरत बन जाती है। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर बिना कुछ सोचे समझे आपके पीछे पीछे चली आई और आप उस पर शक कर रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया उसके खिलाफ तो आपने मान भी लिया। दुर्गा मैं बहुत उलझन में हूँ। अभ्युदय बोला।
आपकी उलझनों का कारण आप खुद ही है और कोई नहीं। और इतना कहकर दुर्गा वहां से चली गई। अभ्युदय उस रात अपने कमरे में ना जाकर अपने कार्यालय चला गया और ये सब तमाशा देखकर शक्ति बहुत खुश था। उसके मन की मुराद पूरी हो गई थी, क्योंकि अभ्युदय के जीवन को निराशाओं ने घेर लिया था और यही वो चाहता था। दिन यूं ही बीत रहे थे। दोनों पति पत्नी अब भी उलझनों के दौर से गुजर रहे थे। इस बीच शक्ति ने 2-3 बार षड्यंत्र और रचा। उसने श्याम से घर जाने को कहा। बोला, भैया अभी घर पर नहीं है, सौरभ तुम्हें बहुत याद करता है, कह रहा था कि श्याम मामा कब आएंगे। और भोला श्याम शक्ति की बातों में आ गया। जब भी वो घर पहुंचता तो शक्ति अभ्युदय को जीप में लेकर घर पहुंच जाता और श्याम को पीछे वाले दरवाजे से भागना पड़ता, जिससे अभ्युदय का शक अब यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो कि कोई बात तो जरूर है। तभी तो श्याम पारुल से मिलने आता है। ऊपर से श्याम रसिया किस्म का इंसान है, जबकि उसके संबंध इतने लड़कियों से हो सकते हैं तो कहीं पारुल से भी तो। अभ्युदय को इन्हीं उलझनों से गुजरते 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था और अब शक्ति ने अपना आखिरी दाव फेंका। इस बीच पारुल का जन्मदिन आया तो दुर्गा पारुल से बोली, चलो अच्छा सा खाना बनाकर भैया को खिलाते हैं, जिससे वे खुश हो जाए। जीजी वे खुश नहीं होंगे, पारुल बोली। कैसे खुश नहीं होंगे? आज तो मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगी, देखना भैया आज तुम्हारे जादू से बच नहीं पाएंगे, दुर्गा बोली। धत जीजी कैसी बातें कर रहे हो, पारुल बोली। अरे तुम्हारे मन की ही तो बातें कर रही हूँ, दुर्गा बोली। और दुर्गा की बातें सुनकर पारुल शर्मा गई। और फिर उस दिन दोपहर के समय शक्ति शिवराज ने एक खूबसूरत सी लड़की को कुछ पैसे देकर अभ्युदय से मिलने को कहा और उसे अभ्युदय से क्या क्या कहना था ये भी बता दिया। और फिर वो लड़की अभ्युदय के पास पहुंची। पहले तो उसके सामने खूब रोई, फिर हाथ जोड़कर अभ्युदय से बोली, नेताजी श्याम पटेल ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और अब वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा था कि अब तो उसे कोई और भा गई है। वो चुपके चुपके उससे मिलने भी जाता है। बातों बातों में उसने मुझे उसका नाम पारुल बताया था। उस लड़की की बातें सुनकर अभ्युदय ने उसे उस वक्त तो कार्यालय के बाहर भेज दिया, क्योंकि वो अब अपने आपे में नहीं था। ये बातें किसी और ने नहीं सुनी थी, क्योंकि वहाँ उस वक्त कार्यालय का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। लेकिन कार्यालय के बूढ़े चपरासी भोला राम ने ये सब दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन लिया था और वो उसी वक्त वहां से भागकर श्याम के कमरे में गया। लेकिन श्याम अपने कमरे में मौजूद नहीं था। तब चपरासी भोला राम को याद आया कि श्याम तो अपने माता पिता से मिलने घर गया हुआ है और आज रात लौटने को कहा था उसने। क्योंकि भोला राम बुजुर्ग था, इसलिए श्याम उसकी बहुत इज्जत करता था। इसलिए भोला राम भी श्याम से स्नेह रखता था, इसलिए वो उसे ये बात बताने भागा चला आया था। और रात तक श्याम का इंतजार करने के सिवाय उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। अभ्युदय का मन खराब था, इसलिए वो दिन भर ठेके पर बैठकर दारू पीता रहा। सांझ होने को आई, लेकिन वो घर पर ना लौटा। फिर रात होने पर वो घर लौटा। इधर पारुल सज धज कर अभ्युदय का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि अभ्युदय उसके जन्मदिन पर कोई अच्छा सा उपहार लाएगा, लेकिन जब वो घर लौटा तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उसने खुद को संभाला और पारुल से बोला, थाली परोसकर कमरे में चलो, आज वहीं साथ में बैठकर एक थाली में ही खाना खाएंगे। ये सुनकर पारुल खुश हो गई। उसने सोचा शायद अब उसके पति का गुस्सा उतर चुका है। दुर्गा भी पारुल से बोली, जल्दी जाओ, देर मत करो, अपने रूठे पिया को अच्छे से मनाना। और फिर पारुल थाली परोसकर अपने कमरे में ले गई। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। फिर अभ्युदय ने पारुल को पान खिलाया। पारुल ने खुश होकर पान खा लिया और शर्माते हुए मुस्कुराती रही। लेकिन ये क्या, पान खाने के 5 मिनट बाद न जाने क्यों पारुल के गले में कुछ होने लगा। उसे लगा कि उसे सांस नहीं आ रही है। तब अभ्युदय उससे बोला, पान में जहर था। ये सुनकर उसने एक बार जोर से पुकारा, जी जी, और दम से धरती पर गिर पड़ी और उसके मुंह से झाग सा निकलने लगा। दुर्गा को लगा न जाने क्या बात है, पारुल ने उसे क्यों पुकारा। और वो भागते हुए उन दोनों के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि सजी धजी पारुल धरती पर पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है और बिस्तर पर अभ्युदय।
उकड़ू बैठा परेशान सा उसे देख रहा था। दुर्गा ने देखा तो बोली, भैया ये क्या है, पारुल को जल्दी अस्पताल ले चलो। नहीं, वो अब जिंदा नहीं है, जहर बहुत खतरनाक था, अभ्युदय बोला। और तभी बाहर से श्याम ने आवाज दी। शक्ति भी अभी तक घर ना लौटा था और सौरभ भी अभी जाग रहा था और उसी ने श्याम के लिए दरवाजा खोला। श्याम भरभराते हुए भीतर आया और साथ में भोला राम भी था। फिर श्याम जोर से चिल्लाया, अभी भैया कुछ गलत मत कीजिएगा। फिर सौरभ के बताने पर वो दोनों अभ्युदय के कमरे में पहुंचे और वहां का नजारा देखकर श्याम के होश उड़ गए। फिर उसने और भोले राम ने सारी सच्चाई अभ्युदय और दुर्गा के सामने रख दी। भोले राम ने ये भी बताया कि शक्ति और शिवराज की तो न जाने कितने सालों से दोस्ती है। मैंने खुद शक्ति को कई बार शिवराज से मिलते देखा है। शक्ति आपका भला कभी नहीं चाहता था, इसलिए उसने आपकी जिंदगी में ये आग लगाई और आप उसकी बातों में आकर ऐसा अनर्थ कर बैठे। जो लड़की आज कार्यालय में आई थी उसे भी मैं जानता हूँ, वो एक बाजारू लड़की है और ऐसे ही काम करके अपना पेट पालती है। मेरे मोहल्ले में ही तो रहती है वो। भोले राम की बात खत्म हुई ही थी कि तभी घर के भीतर शक्ति आया और बोला, दुर्गा कहाँ हो तुम? भाई जल्दी से खाना परोसो, बहुत जोर की भूख लगी है। और दुर्गा अपने आंसू पोंछते हुए अभ्युदय के कमरे से बाहर आई। दुर्गा को आता देखकर शक्ति ने पूछा, कहाँ थी अब तक और दरवाजा क्यों खुले पड़े हैं? अच्छा, अब जल्दी से खाना परोसो, जोरों की भूख लगी है, अभी लाई। और ऐसा कहकर दुर्गा रसोई में चली गई। और जब शक्ति आंगन में हाथ मुंह धो रहा था तो दुर्गा ने शक्ति के पीठ पर हंसिए से वार किया। शक्ति चीखा और पलटा तो दुर्गा ने हंसिए से सीधा उसकी गर्दन पर वार किया और शक्ति धरती पर गिरकर थोड़ी देर तड़फा और फिर उसकी जान चली गई। ये नज़ारा वहां मौजूद सौरभ ने भी देखा। शक्ति की चीख सुनकर भोला राम और श्याम बाहर आए तो देखा अब शक्ति जिंदा ना था। फिर श्याम ये बताने की शक्ति भैया को दुर्गा जीजी ने मार दिया है। अभ्युदय के कमरे में पहुंचा तो वहां अभ्युदय भी धरती पर पड़ा झटपटा रहा था। उसकी हालत देखकर श्याम चीख कर बोला, भैया ये क्या किया आपने? चलिए मैं आपको जल्दी से अस्पताल ले चलता हूँ। श्याम के इतना कहते ही अभ्युदय के मुंह से भी झाग निकलने लगे। उसने भी शायद वैसा ही पान खा लिया था जो उसने पारुल को खिलाया था। और फिर तड़फते तड़फते अभ्युदय ने अपने प्राण भी त्याग दिए। और फिर श्याम अभ्युदय का सिर अपनी गोद में रखकर बोला, भैया काश आपने मुझसे सब कुछ पूछ लिया होता तो आज ये सब ना होता। तब तक भोला राम भी वहां पहुंचा और उसने अभ्युदय को ऐसी हालत में देखा तो बोल पड़ा, ओ बेदर्दिया, कुछ तो आगे पीछे सोचा होता। खुद ही सवाल खड़े किए और खुद ही जवाब बन गया। फिर इसके बाद शक्ति के खून के जुर्म में दुर्गा को सजा सुनाई गई। जब अभ्युदय के माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटे तो वो ये सब सुनकर अपने होश खो बैठे। शैलजा तो अपने बेटे के गम में महीने भर से ज्यादा ना जी सकी। और जब जवान बेटा और बहू चले गए, साथ में पत्नी भी चली गई। शास्त्री जी भी और जीकर क्या करते भला, उन्हें भी दिल का दौरा पड़ा और वे भी स्वर्ग सिधार गए। दुर्गा के जेल जाने पर सौरभ अकेला पड़ गया और अब तो परिवार का कोई भी सदस्य सौरभ के पास ना था। इसलिए सौरभ की परवरिश की जिम्मेदारी श्याम ने अपने ऊपर ले ली। और वो सौरभ तुम हो और वो श्याम मतलब श्यामलाल मैं हूँ। और ये कहते कहते श्यामलाल जी रुहांसे से उठे। श्यामलाल जी की बातें सुनकर सौरभ बोला, मामा जी अब मुझे पूरी बात पता चल गई है और मुझे लगता है कि उस समय मेरी माँ ने कोई गलती नहीं की थी। मेरे पिता ही ऐसी सजा के हकदार थे। जिस घर के सदस्यों ने उन्हें दिल से अपनाया उनके साथ ही उन्होंने धोखा किया। तो अब तो तुम अपनी माँ से नाराज नहीं है ना? श्यामलाल ने पूछा। नहीं, अब मैं खुशी खुशी उन्हें जेल से लेने जाऊंगा, सौरभ बोला। और दूसरे दिन सौरभ श्यामलाल के साथ अपनी माँ दुर्गा को वापस घर ले आया और माँ बेटे फिर से एक बार मिल गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।